हेलो फ्रेंड्स। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज अपने 8 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के जो शानदार करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनकी आज अपने डिस्कशन करेंगे। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक जूरी सदस्य में पहली भारतीय महिला, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी और डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल कहाँ लॉन्च की? तो IIT बॉम्बे में। डीआरडीओ ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में SCO के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया? तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को। 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपति की सूची में दुनिया के टॉप 10 में अरबपति की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी। किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को। विश्व बैंक ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया? राकेश मोहन को। शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है अर्जुन एरिगेसी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया, और टेस्ट आपको लगातार दिया जा रहा है। और जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है, स्पेशल भारत और राजस्थान के लिए करंट आपको दिया जा रहा है। और जितनी भी अपने प्रताप क्लासेस में जो टेस्ट सीरीज है ना, वो सारी की सारी लगभग करंट अफेयर्स को समर्पित है, क्योंकि करंट अफेयर्स राजस्थान इंडिया वगैरह है, सब आपको करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार। IWF विश्व कप 2024 भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? IWF है विश्व कप 2024 भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है बिंदिया रानी भारोत्तोलक, और इन्होंने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। देखो पूरी डिटेल। IWF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। विश्व कप 2024 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अब ये अभी चल रहा है, वर्तमान में 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक चल रहा है। ये फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 25 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की ओर से कांस्य पदक प्रतिस्पर्धा की और कांस्य पदक जीता है। तो कितने किलोग्राम में? 55 किलोग्राम में। अब इन्होंने कांस्य पदक जीता। वहीं उत्तर कोरिया की कांग ह्यून गयोंग ने 234 किलोग्राम देखो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। देखो बहुत होता है, 234 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और अपनी भारत की है बिंदिया रानी देवी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 12वें स्थान पर रहने के बावजूद भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, एकमात्र भारतीय महिला है मीराबाई चानू जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 26 जुलाई से लेकर
11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आपकी बार है, 26 जुलाई से ये शुरू होंगे और 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ये चीजें एक एक नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, एग्जाम में कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? हाल ही में कौन है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? वो बन चुकी है बिलिकस मीर। ऑप्शन नंबर ए कौन है? ये जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठित एक महिला है बिलिकस मीर, और ये पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई। कौन है ये? ऑप्शन नंबर एक बिलिकिस मीर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट बिलिक्स मीर ने पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलावा ये चीन के हांगजू में आयोजित हुई थी ना 2023 के अंदर, जो एशियाई खेल आयोजित हुए उसके अंदर जूरी सदस्य बनने का इनको अवसर भी मिला था। तो एशियाई खेल में ये जूरी सदस्य रहे और ये आगामी अब पेरिस के अंदर भी आगामी ओलंपिक के लिए जूरी सदस्य का नेतृत्व करेगी। कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी कौन सा करेगा? संयुक्त अरब अमीरात है आगामी अभी 2 दिनों के लिए विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है मसदर। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है मसदर। ये 16 से लेकर 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अंदर ADNEC में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। इनकी भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ध्यान केंद्रित इस पर करने के लिए ये मेजबानी अब इस पर करेंगी। किस राज्य का मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन चुका है? इससे पहले कई हवाई अड्डे जैसे बेंगलुरु है, कोलकाता है, नई दिल्ली का है, उन्होंने डिजी यात्रा प्रणाली शुरू कर रखी है। अब इसके बाद में भारत का ये 14वां हवाई अड्डा बन गया। ये किस राज्य का है? तो ये गोवा राज्य का है। किस राज्य का? गोवा राज्य का ये मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन चुका है। डिजी यात्रा का मतलब होता है जैसे अपने किसी जाते हैं तो इसमें क्या स्कैन वगैरह होते हैं, इसमें क्या है जांच वगैरह, जो अपनी आईडी वगैरह होती है, आधार कार्ड वगैरह, उसमें आईडी वगैरह जांच होती है ना, तो उसमें क्या होता है व्यक्ति की जांच नहीं करनी पड़ती, उसकी तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। उससे आंखों वगैरह उसका कोई सिस्टम होता है, उससे अपने आप उससे पता चल जाता है भी इसके पास कुछ है नहीं हो, तो वो है डिजी प्रणाली। तो गोवा के मोपा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया। यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली, बायोमेट्रिक का मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम होता है इसमें, तो विभिन्न हवाई अड्डे चौकियों पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन को स्वचालित करने के लिए ये चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। यानी कि जो हवाई अड्डे की जो चौकियां होती है ना, जहां पर यात्रियों का प्रवेश होता है, वहां पर उनका सत्यापन होता है, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक वहां पर क्या चेहरे की पहचान करेगा, जो बायोमेट्रिक से चेहरे की पहचान हो जाती है। भी ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार है यात्री आया हुआ है। किस लिमिटेड को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो किस लिमिटेड को ये किया गया है? SJVN को। ऑप्शन नंबर सी किसको? SJVN यानी कि सतलज नदी जल विद्युत निगम लिमिटेड है ये। इसको 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 के अंदर 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किसको? SJVN को। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी उपक्रम SJVN लिमिटेड को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब SJVN को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त
वो है ये लगातार तीसरा वर्ष है और उसको लगातार पुरस्कार दिए जा रहे हैं। SJVN लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत अनुसूची ए मिनी रत्न श्रेणी वन सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है। जो SJVN लिमिटेड है ये क्या अनुसूची ए एक मिनी रत्न श्रेणी वन का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये। हाल में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी कि वनों को लेकर बहुत दिल्ली के अंदर चिंताएं बढ़ रही है, तो उसके लिए एक इस समिति बिठाई गई और समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नजमी वजीरी को। ये न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे नजमी वजीरी, और इनको दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तो पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर चिंताओं को संबोधित करने वाली एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। कि जंगलों की सुरक्षा और सहयोग की कमी पर वहां पर चिंताओं को संबोधित करने वाले, इसलिए इनको नजमी वजीरी को वहां का प्रमुख नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अब NCDFI का मतलब होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मिनेश शाह को। ऑप्शन नंबर सी, किसको चुना गया? मिनेश शाह है वो NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो तस्वीर में आप देख सकते हो मिनेश शाह। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रमुख है मिनेश शाह को सर्वसहमति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुन लिया गया। NCDFI ने अपने निदेशक मंडल में 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना। इसके अलावा अपने निदेशक मंडल के अंदर यहाँ पर 8 निदेशकों को भी निर्विरोध चुना गया है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात का मतलब होता है खरीदना, तो यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई, ये बनाई है ये 2025 तक। अब इसका मतलब ये है वे लगभग अपने जो यूरिया होती है, जैसे अपने किसान वगैरह जो फसलों को देते हैं, तो उसके लिए क्या है लगभग जो दूसरे देशों से यानी कि विदेशों से यहाँ पर अपने भारत के लिए आती है, तो यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है 2025 तक है। क्योंकि अपने भारत के अंदर कई ऐसी जो है उद्योग बड़े हैं, कई फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ी है, उनको स्टार्ट करने, उनको शुरू करने के लिए अब वहां पर क्या भारत से आयात है वो दूसरे देशों से आ रही नहीं, ये यूरिया, इसको बंद करने की योजना बनाई गई, क्योंकि इसका भारत में अब जो है उद्योग वगैरह जो बनेगी। तो भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और वैकल्पिक उर्वरकों की वकालत करके 2025 तक यूरिया आयात को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य है आयात पर निर्भरता को कम करना, जो वर्तमान में 30% को संतुष्ट करता है। और यूरिया का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, 22-23 में 284.95 लाख टन पहुंच चुके हैं। ये सारा का सारा ध्यान रखना दूसरे देशों से आ रही है यूरिया वगैरह, क्योंकि भारत में अब ये माना गया है कि अब अगर अपने दूसरे देशों से ये बंद कर देंगे, ठीक है, तो अपने भारत में ही भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे। भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसका निर्माण करेंगे, इसका उत्पादन बढ़ाएंगे। हाल में कहा पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये चला है गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी। कहां पर है? कच्छ की खाड़ी के अंदर है। पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। कहां पर? गुजरात के अंदर है। जैसे हड़प्पा वगैरह सभ्यताएं होती थी ना पहले, तो वहां पर देखो इस प्रकार है, ये पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है गुजरात में। तो केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थाओं के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास में पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो ये कच्छ जिले के खटिया गांव के पास में ये जो है सभ्यता खोजी गई। इस उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले। स्थानीय रूप से उपलब्ध बलुआ पत्थर है
सेलों से बनी गोलाकार और आयताकार संरचना भी यहाँ पर है शामिल की गई। तो गुजरात के अंदर इससे एक पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हाल में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 3 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया गया? 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1943 को। अब वैसे तो इसकी स्थापना 1943 में माना गया, क्योंकि ये क्या है कि भारतीय सेना है ना, इसके अलावा जो भारतीय सेना मेडिकल कोर है 1943 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1764 को। कब हुई थी? 1764 को स्थापना हुई थी इसकी। तो आर्मी मेडिकल कोर द्वारा 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया गया। एएमसी ने अपने 260वें वर्ष में कर्तव्य से परे व्यावसायिकता, साहस और करुणा में एक मानदंड स्थापित किया। आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट जनरल है वर्तमान में जनरल दलजीत सिंह हैं, और आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना 3 अप्रैल 1943 को, क्योंकि 1943 को वो अस्तित्व में आई थी, लेकिन वैसे इसकी स्थापना 1764 को हुई थी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है बढ़िया तरीके से, ये बड़ा गजब का पॉइंट है। भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली। अब याद रखना, पूछा जा सकता है भी आकाश तीर प्रणाली क्या होती है। तो भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम में मिला है। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। देश की जो जमीन है वहां से लेकर ऊपर आसमान तक है, जो जो है सेना हिफाजत के लिए आसान हो जाएगी। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले बीईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में इस प्रणाली के विकास के लिए 1982 करोड़ रुपए का समझौता किया था रक्षा मंत्रालय ने। अब ये आकाश तीर प्रणाली क्या होती है, ये तस्वीर में देखो बढ़िया तरीके से। ये देखो ऊपर ये मिसाइलें इस प्रकार दिखाई दे रही ना, ये क्या है यहाँ पर है आकाश कोर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला। ये क्या है दूसरों, ये आसान हो जाएगा भी, हिफाजत के लिए आसान करेगा ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्मरण विजेता कौन बना है? तो वो महाराष्ट्र बना। इसने भारतीय रेलवे को हराकर महाराष्ट्र खो खो चैंपियनशिप बना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? पीआर श्रीजेश, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरजीत सिंह सुंदल, और इसके अलावा आप मुझे महिला खिलाड़ी का नाम भी बताओगे भी कौन सी महिला खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर जाते जाते करेंगे, और इसके अलावा एलडीसी के लिए स्पेशल, भारत और राजस्थान का करंट, सीईटी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, इसके अलावा और एनसीईआरटी बुक की चल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बढ़िया तरीके से एक मेगा टेस्ट भी आपको दे दिया, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की चल रही है, और आरपीएससी आरएसएम द्वारा उल्टे क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही थी। ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये करंट अफेयर्स की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।